गोली नहीं चलेगी, मर्डर नहीं होगा, तो पुलिस का क्या काम है, कोर्ट का क्या काम है? माने उनका कहने का मतलब है कि पुलिस कोर्ट इसीलिए है कि मर्डर हो, गोली हो, डकैती हो। ऐसा सुबह अनुव्रत मंडल का एक बयान आता है कि टीवी ब्लास्ट किया है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। फिरहाद हाकिम जी भी बोलते हैं और उनके टीएमसी के कई नेता बोलते हैं। पार्थो चटर्जी का बयान आता है। तो सिविक वॉलंटियर को कहां अधिकार मिल गया कि रात को 12 बजे 1 बजे किसी के घर रेड में जाएगा? वो तो मनरेगा का स्टाफ है। सिविक वॉलंटियर जो है वो तो मनरेगा का 120 रुपए 30 रुपए महीना का स्टाफ है, रोज का स्टाफ है। वो पुलिस के रेड में कैसे जाता है? जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ पहुंची है बीजेपी लीडर उमेश राय जी के पास। उनसे हम लोग बात करेंगे बंगाल में जो अभी लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है और रामपुर हाटी बीरभूम में जो कांड हुआ उससे रिलेटेड इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि अभी बीरभूम में जो घटना घटी जिसमें सबसे पहले एक टीएमसी प्रधान के ऊपर चाय दुकान पे बम चला दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई घटनास्थल पे ही। उसके बाद उसके रिवेंज में कुछ लोगों ने जाके एक घर में आग लगाई जिसमें 6 महिला समेत 2 बच्चे की जान चली गई। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, ये पूरा का पूरा विषय जो है वो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। चूंकि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक उप प्रधान की हत्या हुई है। इसके पहले भी टीएमसी के एक पार्षद को दिन दहाड़े माने शाम को भरे बाजार उसके सर के एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दिया गया। अपने सब लोगों ने वीडियो देखा है। उसकी हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस के एक विधायक की हत्या कर दी जाती है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। पश्चिम बंगाल में इसको राजनीतिक हिंसा आप कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने में 26 मर्डर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 वर्ष में सिर्फ बीजेपी के 60 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई है। ये पूरा का पूरा विषय को अगर आप देखते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, विफलता है। अब आप समझिए, छोटा सा एक विषय है। एक उप प्रधान की हत्या खुलेआम सरेआम कुछ लोग जाते हैं और बम मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। वहां से थाना नजदीक है। विषय तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान का है। वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक वहां का मजबूत स्तंभ है। विभिन्न सूत्रों से जब मैं भी प्रदेश सचिव हूं बीजेपी का, वहां के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या हमारे जो लोग हैं उनसे हम लोगों को सूचना मिली उस इलाके में पत्थर के खदान का, बालू के खदान का, इस तरीके से जो अवैध खनन का जो पैसा है इसकी एक उगाही उगाही होती थी। जिस उगाही में उप प्रधान और वहाँ के तृणमूल के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उनके बीच एक टसल चल रहा था। रुपया का लेन देन का विषय था। और भी कोई विषय हो सकता है, जांच हो ही रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा लोग जिस विषय को बता रहे हैं। अब आप समझिए कि पुलिस का फेलियर कितना है कि सरेआम तृणमूल कांग्रेस के एक उप प्रधान को बम मारकर उड़ा दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आप मुझे बताइए तो किसी इलाके में एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत वहां पुलिस पहुंच जाती है कि भाई रोड एक्सीडेंट हो गया है, कहीं इसके रिएक्शन में लोग बस न गाड़ी ना जला दें, पथ अवरोध नहीं कर दें, इलाके में बवाल नहीं हो जाए। लेकिन वहां पे क्या होता है, चूंकि तृणमूल कांग्रेस का उप प्रधान मारा जाता है, अब उस उप प्रधान के पूरे लोगों को ये छूट दी जाती है कि तुम अपना बदला लो। और वहां का तृणमूल कांग्रेस का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो पुलिस को वहां जाने से रोकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ममता बनर्जी ने कल कहा सबके सामने कि वहां के जो टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं उनकी नाकामी है कि वो वहां पे पुलिस को नहीं जाने दिए। अगर पुलिस वहां चल गई होती तो वो एक व्यक्ति ही मरा होता, बाकी लोग बच जाते जिनको जिंदा जला दिया गया था। अब हमको एक बात बताइए, जो लोग मरे हैं उन महिलाओं का क्या दोष है? उनके घर की जो बच्चियां थी उनका क्या दोष है? ये बात भी ठीक है कि बदला लिया जाता है, रिवेंज होता है, लेकिन रिवेंज तो जो मारा है उसके खिलाफ लेंगे ना। कि आप उसके घर के लोगों को जाके दरवाजा में, पहले क्या आया, वहाँ के टीएमसी के जो जिला अध्यक्ष हैं अनुव्रत मंडल, वो बताया कि टीवी ब्लास्ट कर गया। कैसे इन लोग का साहस होता है ये बोलने का? आप कल्पना कीजिए ना, हर घटना में आपको किसी राजनीतिक दल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? हम बोलते हैं किसी पाड़ा में मामला होता ही है। मान लीजिए वहाँ कोई विषय पर था,
बादू शेख को मार दिया, बादू शेख के लोग उसको मार दिए। ये क्यों हुआ, जांच का विषय था। पुलिस जाती, मामले को संभालती, वो सारे लोग पकड़े जाते, उनकी सरकार है, टीएमसी के उप प्रधान की हत्या हुई, बाकी लोग को पकड़ा जाता, उनके खिलाफ सबूत जुटाया जाता, उसको सजा होती। लेकिन वहाँ टीएमसी रिवेंज लेने के लिए छोड़ दिया। मतलब वहाँ का पुलिस, वहाँ का तृणमूल का ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये सारे लोग इस विषय को जानते थे और वो लोग चुप थे। टीएमसी के नेता के कहने पर वो चुप थे और वहाँ लोगों को जिंदा जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है, पहले आया खबर कि दरवाजा बंद करके जिंदा जलाया गया। बाद में क्या खबर आया, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहाँ के लोगों का बयान आ रहा है, उन लोगों को छुरा भोंक के मारा गया है, उसके बाद जलाया गया है। आप समझ सकते हैं इस बंगाल की स्थिति कि यहाँ पुलिस है, कल्पना कर सकते हैं यहाँ सरकार है। कोर्ट ने जब कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है, यहाँ पर कानून का राज चल ही नहीं रहा है, यहाँ जो सत्ता में है उसका कानून चल रहा है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये ड्यू टू फेलियर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और पश्चिम बंगाल की पुलिस मंत्री स्वयं यहाँ की मुख्यमंत्री है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ की मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री हैं, वहाँ पे पुलिस को निर्देश कौन दे रहा है, ब्लॉक प्रेसिडेंट। ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलेगा तो पुलिस जाएगा, वो उन्होंने खुद कहा है। आप हमको बताइए, बादू शेख की हत्या हुई, हत्या करने वाला कोई और, उनके घर के लोगों को जलाया गया, अरेस्ट कौन हो रहा है, ब्लॉक प्रेसिडेंट। आप कल्पना कर सकते हैं उसके बाद टीएमसी के लोग कैसे निर्लज होकर बोल रहे हैं ममता बनर्जी हैं इसलिए ये संभव है, ममता बनर्जी है इसलिए टीएमसी के लोग को गिरफ्तार किया गया। अरे क्या बात करते हैं, वो व्यक्ति ना मर्डर किया ना कुछ किया, उसको क्यों गिरफ्तार किया? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप ये बताने के लिए कि पुलिस तृणमूल के इशारे पर काम करती है, ये हत्याएं हुई हैं। और चूंकि ये मामला वहां पे मीडिया के सामने आ गया, ऐसे मामला हर जगह हो रहे हैं। आपके इलाके में भी अगर कहीं टीएमसी के लोग किसी को मारने जाएंगे, आप दिन भर चिल्लाते रह जाएंगे, वहां पुलिस नहीं आएगी जब तक वो लोग मार वार नहीं लेंगे। उनको खबर देना होगा, टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट को जब तक सूचना नहीं देंगे पुलिस नहीं जाएगी। पूरे बंगाल का एक ही स्थिति है। पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं कानून के हाथ से बाहर निकल गया है। आप आज ही देखिए, अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, सीबीआई जांच के लिए कहा गया कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच, ऐसे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच अपने से नहीं कह दिया। कल सुबह 11 बजे के पहले हाई कोर्ट ने सुमोटो केस फाइल किया स्वयं से। और जो एसआईटी गठन का बात ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि हमने एसआईटी गठन कर दिया, हमने वहां पर एक बड़ा टीम भेज दिया, डीआईजी को भेज दिया, उनके एसआईटी की टीम ने जो काम किया है उनकी कमियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने वहां पर सीबीआई इंक्वायरी के लिए आग्रह किया है। ये आप समझिए, एसआईटी जो हुआ है, एसआईटी ने जो जो काम किया है, आप ऑर्डर को पढ़ लीजिए, उसमें जो जो कमियां रह गई हैं, वीडियो फुटेज नहीं बनाया गया, फोरेंसिक को नहीं बुलाया गया, ये काम किया जा सकता था नहीं किया गया, पुलिस वहां पहुंच सकती थी नहीं, ये सारे विषयों को देखकर एसआईटी ने भी जो जांच किया है, उस जांच में भी जिनके घर के लोग मरे हैं, उनके एक बच्चे का मैं आज किसी टीवी पे बाइट सुन रहा था, उनके परिवार के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला है, उनको कब्र देने का भी उनको मौका नहीं मिला है। एक टीएमसी का इलाका, वो सारे लोग जो मारे गए वो भी तृणमूल करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने दोनों हाथ उठाकर टीएमसी को वोट दिया है। ऐसे में उनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरा मामला में लिपापोती करने का काम किया जा रहा है? स्वाभाविक रूप से सीबीआई जांच कर रही है और इसके पीछे पुलिस की जो नकारात्मक भूमिका रही है, टीएमसी के जो लोग रहे हैं, किस विषय को लेकर हत्या हुई, कहाँ तोलाबाजी होता था, कहाँ हिस्सा बंटवारे की बात थी, ये सब कुछ खुल के सामने आएगा। ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। सर, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम जब वहाँ गए तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। वीडियो संदेश में उन्होंने ये कहा कि हमारे ही लोगों की हत्या की गई, हम पे ही इल्ज़ाम लगा दिया गया और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई गठन हो, एसआईटी का गठन हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो, चाहे वो टीएमसी का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको सजा दी जाएगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैं आपको सही सही एक बात बताता हूँ। फिरहाद हाकिम जी को कभी मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लेता हूँ। फिरहाद हाकिम जैसा एक व्यक्ति जिस पद पर वो हैं, वो कलकत्ता जैसे एक ऐतिहासिक नगर निगम के मेयर के पद पर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में सबसे मजबूत मंत्रियों में से एक हैं। ममता बनर्जी के करीबी लोग हैं। सही मायने में अगर कह दीजिए, अगर परिवारवाद नहीं हो तो वो तृणमूल कांग्रेस के उत्तराधिकारी भी हैं। जिस तरीके से उनका हाव भाव है, बयान क्या देते हैं, गोली नहीं चलेगी, मर्डर नहीं होगा, तो पुलिस का क्या काम है, कोर्ट का क्या काम है?
माने उनका कहने का मतलब है कि पुलिस कोर्ट इसीलिए है कि मर्डर हो, गोली हो, डकैती हो, ऐसा शोभा देता है। आप हमको एक बात बताइए, अणुव्रत मंडल का एक बयान आता है कि टीवी ब्लास्ट किया है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। फिरहाद हाकिम जी भी बोलते हैं और उनके टीएमसी के कई नेता बोलते हैं। पार्थो चटर्जी का बयान आता है कि ये पूरा मामला जो है वो बीजेपी का षड्यंत्र है। और एक बयान में कुणाल घोष जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये बोलते हैं कि बीजेपी ने ही हत्या करवा दी और बीजेपी ने ही घर जलवा दिया। सरकार आपकी है, गिरफ्तार कौन हुआ? आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो बोलने के पहले सोचना चाहिए। फिरहाद हाकिम जी जैसे एक बड़े नेता के मुंह से ये बात बोलना कि मेरे व्यक्ति की हत्या हुई और मेरे ही समर्थकों का घर जलाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये बीजेपी के लोग जला दिए? वो तो यही बोलना चाहते थे ना। एसआईटी का गठन उन्होंने ही किया, डीआईबी, आईबी, डीजी, आईजी, पता नहीं क्या क्या भेजे वो। अब हमको ही बताइए कि बंगाल के पुलिस के मुखिया डीजी का बयान आता है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ है वो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, हमको लगता है कि शॉर्ट सर्किट है, इसमें इतने लोग मरे, ये मरे, वो मरे। पहले ही आप तय कर लेते हैं, कोई मंत्री पहले बता देता शॉर्ट सर्किट होगा। बताइए, एक बड़ा मंत्री अगर कोई विषय को शॉर्ट सर्किट बताए, उसका पुलिस क्या करेगा? वो तो शॉर्ट सर्किट दिखाने में लग जाएगा, लगेगा फ्यूज जलाने कहीं। आप कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ये किसी भी घटना को लेके सीरियस नहीं है। ममता बनर्जी जी का कल मैं एक बयान सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लाश को लेकर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। एक मर्डर हो गया, एक लोग को जला दिया, बीजेपी के लोग सारा काम छोड़ के बंगाल में चले आए, लेंचा खा रहे हैं, यहां घूम रहे हैं। अरे दीदी, पूरे बंगाल में 2011 के पहले किसी के कुत्ते का एक्सीडेंट होकर मरता था तो अब टीएमसी का झंडा लेकर पहुंच जाती थी। ये कुत्ता टीएमसी के सपोर्टर का था और मारने वाला सीपीएम था। लाश की राजनीति, खून की राजनीति, विरोधी की राजनीति इस पश्चिम बंगाल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो ममता बनर्जी है। जिन लोगों को नहीं पता है राजनीतिक, जो आज के राजनीति में उनको नहीं पता है, 2006 से लेकर 2011 तक पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं कोई हत्या होती थी, कुछ किसी का रेप होता था, सीपीएम वाला चिल्लाता था कि अरे जिसका रेप हुआ वो भी सीपीएम का, बोलती थी नहीं, जिसका रेप हुआ वो टीएमसी, जो रेप किया वो सीपीएम। रटा रटाया था। ममता बनर्जी जी इन सब मामलों में एक्सपर्ट हैं, उनको ये सब खूब आता है। आपने देखा नहीं नंदीग्राम में किस तरीके से उनका पैर टूट गया, प्लास्टर हो गया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उनका पैर ठीक हो गया। ये सब देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये पश्चिम बंगाल के लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे ना लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, ना इनसे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, ना इनसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है। ये लोग फेलियर हैं और ये हर चीज का ठिकरा इनको बीजेपी के ऊपर फोड़ना है। अब हमको बताइए, उसी बीरभूम में अभी नगर निगम चुनाव, पंचायत, ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ, उस म्युनिसिपैलिटी में अनकंटेस्ट सीपीएम टीएमसी जीता है। बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ पाया, नॉमिनेशन नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं वहां की स्थिति क्या है? यही जो लोग हैं, ये जो बादू शेख और वो जो अनारुल, ये सब है, ये लोग वहां किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, ना बीजेपी को, ना सीपीएम को, ना कांग्रेस को। ये लोग इतना दबंग है। जब आपके घर में आपसी कलह हो रहा है, एक दूसरे की हत्या लोग कर रहे हैं, तो आप उसमें बीजेपी खोज रहे हैं। बीजेपी का इतना दम होता तो कैंडिडेट नहीं खड़ा कर देता। मर्डर भी कर दिया, आग भी जला दिया, आपका पुलिस, आपका आईबी, आपका सीआईडी, आपका एसआईटी। बीजेपी के आदमी को नहीं पकड़ पा रहा, किसको पकड़ रहा? अनारुल को। आप देखिए, ये सब लोग लो लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सर, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा इसी से जुड़े हुए कि जिस तरह से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के आपने कहा कि हालात बने हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि लगभग पिछले 1 महीने में 26 हत्याएं हुई हैं, जिसमें से सबसे हाईलाइटेड जो केसेस रहे हैं वो पानीहाटी, जो रात के वक्त में खुलेआम जाकर के काउंसलर के माथे पे गोली मार दी गई, उसके बाद फिर जालदा, तिलजला में अभी फिर रीजेंट पार्क में मर्डर हुए। उसके बाद एक हाईलाइटेड केस था अनीश खान का, जिसको लेके अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया, और लगातार फिर ये केस। सर, इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरफ बंगाल जा रहा है और किस तरफ यहाँ की व्यवस्थाएं जा रही है? देखिए, अनीस खान का मामला मेरे जिला का है और मेरे जिला का एक प्रतिवादी मुस्लिम लीडर छात्र था और वो हर विषय पर, आपने देखा है सीए एनआरसी के मुद्दा पर भी वो बड़ा मुखर रहा है। देखिए, राजनीति में लोगों का मतभेद हो सकता है। मैं किसी एक राजनीतिक दल के विचारधारा से संबंध रख सकता हूँ, आप किसी और विचारधारा से रख सकते हैं।
और हर दल के लोग होते हैं, अपनी अपनी बातों को जनता के बीच कहते हैं। अनीस खान कई मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। अनीस खान के घर रात को पुलिस का एक दल पहुंचता है और वो उनके घर पहुंच के उनके घर पर दबिश देता है। मामला कितना गंभीर था, मामला कितना जटिल था कि अनीस खान के घर एक ऐसा लड़का जो सड़क पर हजारों पुलिस के सामने खड़ा होकर लड़ाई लड़ता है, वो पुलिस से नहीं डरता है। वो जब सीए एनआरसी का आंदोलन कर रहा था तो वो क्या पुलिस से डर थोड़ी नहीं रहा था, वो खड़ा होकर सबके सामने। वो कॉलेज में आंदोलन करता था, वो एकदम एंटी बीजेपी है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक नौजवान युवा प्रतिवादी सड़क पर खड़ा होकर आंदोलन करने वाला, वो पुलिस से डरता नहीं है। लेकिन आप समझिए उसकी मानसिक स्थिति क्या थी कि जब रात को उसके घर पुलिस पहुंचती है तो वो छुपने के लिए भागता है, छत तक जाता है, पुलिस उसको धक्का मारकर गिरा देती है। कैसे उसका मर्डर होता है, वो नीचे गिरा हुआ मृत पाया जाता है। मामले की जांच जब होती है, हल्ला जब होता है, तो विधानसभा में तृणमूल के एक विधायक कहते हैं, एक मंत्री कहते हैं कि वो पाइप पकड़ के उतर रहा था और उसमें गिर के उसकी मृत्यु हो गई। जो बोल रहे थे वो कभी जीवन में आमता नहीं गए हैं, ना उन्होंने अनीस खान के घर को कभी देखा है। अनीस खान के भाई का बयान आता है कि हमारे घर में पाइप है ही नहीं, पाइप ही नहीं है, तो क्या पकड़ के उतर रहा था। जिस सरकार के मंत्री, जिस सरकार की मुखिया हर बात को झूठा साबित करने में लग जाते हैं। हम बोलते हैं अनीस खान का मर्डर हुआ, जांच करा दो ना भाई। हम बोलते हैं नहीं किया टीएमसी का लोग, उसका मर्डर में तो पुलिस एक्यूज है। आप सस्पेंड किसको करते हैं? एक होमगार्ड को, एक सिविक वॉलंटियर को। हमको बता, एक होमगार्ड पुलिस के रेड में कैसे जाता है और एक होमगार्ड और वो लोग अपना मन से चल जाता है उसके घर। कहीं ना कहीं थाना से आदेश हुआ होगा। थाना, चूंकि मामला कलकत्ता से रिलेटेड था, तो थाना के पास स्वाभाविक रूप से एसपी का फोन आया होगा। एसपी को स्वाभाविक रूप से कलकत्ता के किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े नेता का फोन आया होगा। उनके कहने पर उसके घर पुलिस ने दबिश दिया, उसके ऊपर दबाव बनाया और उसकी हत्या हुई, वो मारा गया। जिस कारण से वो जांच का विषय, कैसे मरा नहीं मरा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे बताइए इस मामले को किस तरीके से दबाने का काम। और ममता बनर्जी जैसा एक लोग, मुख्यमंत्री बोलती है एक लड़का मर गया, हम उसका जांच करा रहे हैं, लोग को सस्पेंड कर रहे हैं। ये तो आपका पुराना आदत है, करेगा कोई और, आप सजा देंगी किसी और को। होमगार्ड को, होमगार्ड की पत्नी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे पति को फंसा के। मेरा पति क्या किया? वो तो टीम गया, उसके साथ गया है। थाना का बड़ा बाबू जाए, थाना के सब इंस्पेक्टर जाए, उसके साथ मेरा भी पति गया है। वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इस पश्चिम बंगाल में नॉर्थ, अभी देखिए क्या है, कोई किसी को मार सकता है, कभी भी किसी की भी कहीं हत्या हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां पुलिस का काम ही सिर्फ लिपापोती करना है, सरकार के इशारे पर काम करना है, किसी नेता को खुश करने के लिए जहां पुलिस काम कर रही है, वहां पर आप न्याय और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। बंगाल कहीं ना कहीं यहाँ के कानून व्यवस्था के हाथ से बाहर निकल गया है। सर, एक सवाल और करना चाहूँगा। अभी जिस तरह से मौसम बना हुआ है गर्मी का, साथ ही साथ बंगाल में जो गर्मी बढ़ रही है और उसके बाद चुनावी रैलियां, चुनावी कैंपेन और ममता बनर्जी को, बाबुल सुप्रियो को वापस से टीएमसी में लेना, टिकट देना, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग जो उसके खिलाफ भी रहे। आप किस तरह से देखते हैं ममता बनर्जी के इस डिसीजन को जो उन्होंने लिया बाबुल सुप्रियो को टिकट दे के बालीगंज असेंबली से? आपका प्रश्न भी अधूरा है, इसके बाद हमको लगता है कि और प्रश्न आप पूछेंगे, हम दोनों को एक ही साथ जोड़ देते हैं। ममता बनर्जी जी की स्थिति को आप समझिए। आसनसोल में ममता बनर्जी जी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो के हाथों चुनाव हारी। एक बार उनके पार्टी के बड़े नेता चुनाव हारे, एक बार पिछली बार उन्होंने एक बड़े सेलिब्रिटी को मैदान में उतारा था, मुनमुन सेन को, वो चुनाव हारी बड़े मार्जिन से। जिस बाबुल सुप्रियो पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में दंगा भड़काकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वहाँ के एक इमाम साहब हैं, बहुत सज्जन हैं, मैंने उनका वीडियो देखा था। उनके बेटे की हत्या हुई थी, उस दंगा को रोकने के लिए उनका बेटा बाहर निकला था, उसकी हत्या हुई थी। वो इमाम साहब का दिल बहुत बड़ा है, मैं ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। वो उस माहौल में सड़क पर आकर लोगों के बीच उन्होंने आह्वान किया कि मेरा बेटा मरा है, मैं चाहता हूं कि और अब किसी का बेटा नहीं मरे, आप लोग शांति करिए। बंगाल में किसकी सरकार थी? तृणमूल कांग्रेस की। दंगा होता है, दंगा में आप किसको एक्यूज बनाते हैं? बाबुल सुप्रियो को। आप उस बाबुल सुप्रियो के सामने चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, ऐसा आप नारा लगाते हैं। बाबुल सुप्रियो लगातार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। ममता बनर्जी जी को पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। अभी तक का बीजेपी का सबसे बड़ा कैंपेन का गाना
ए तृणमूल आरना बाबुल सुप्रियो ने गाया, उसी गाने को लेकर हम लोग चुनाव लड़े। वो बाबुल सुप्रियो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और दोबारा मंत्री नहीं बनते हैं। सिर्फ मंत्री नहीं बनने के कारण वो बैक करते हैं, तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें बैठा दिया। आज जब बाई इलेक्शन आया आसनसोल का, तो बाबुल सुप्रियो को, उनको इतना ही प्यारा था तो बाबुल सुप्रियो को लड़ा देती वहाँ से चुनाव। तो बाबुल सुप्रियो को लेकर आती हैं बालीगंज में लाकर चुनाव लड़ाती हैं। और जो ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के पिछले विधानसभा चुनाव में बहिरागतो 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 चिल्लाते रह गई, वो ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा, जो दूसरे प्रदेश में राजनीति करने वाले हैं, जिनका पॉलिटिकल जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बीजेपी के लिए लगातार कैंपेन किए हैं, ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका अब आज के डेट में वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस में है, उनको लाकर सिर्फ हिंदी भाषियों का वोट पाने के लिए उसी बहिरागतों को उम्मीदवार बनाकर वो आसनसोल में चुनाव लड़ती हैं। तो ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए कबीर सुमन को भी ला सकती हैं, नुसरत को भी ला सकती हैं, बाबुल को भी ला सकती हैं। उनको जीतने से मतलब है, वो जीत के सिवा कुछ नहीं जानती है। वो जीतने के लिए कुछ भी करना हो वो सब कुछ करती हैं। सर, तो आपको क्या लगता है, बाबुल सुप्रियो जिस तरह से टीएमसी का बालीगंज असेंबली में दबदबा रहा है, जब सुब्रतो मुखर्जी थे, अब सुब्रतो मुखर्जी नहीं है, उनके बाद आपको क्या लगता है बाबुल सुप्रियो वहाँ से जीत पाएंगे, जिस तरह से माहौल है, जिस तरह का उनका एक छवि रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस बाई इलेक्शन के विषय सारे बदल जाते हैं। यही अगर जनरल इलेक्शन होता तो यहाँ लड़ाई कुछ और होती है। चूँकि एक लोगों के साथ संवेदना जुड़ी हुई है, सुब्रतो दा बंगाल के सीनियर मोस्ट लीडरों में से एक रहे हैं। सुब्रतो दा की सीट रही है वहाँ, सुब्रतो दा बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। वहाँ बाबुल सुप्रियो को लोग पसंद करें नहीं पसंद करें, लोग तृणमूल के लिए वोट करेंगे। जनता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ एक सुलझे हुए महिला को चुनाव मैदान में उतारा है, सीपीएम ने भी एक अच्छे उम्मीदवार को उतारा है। जनता डिसीजन करती है। महाराज यही जनता है जो ममता बनर्जी को चुनाव हराई इसी बंगाल में। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, वहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में इमाम एसोसिएशन के जो एक अध्यक्ष या सचिव हैं, वो जनाब का मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने सरेआम लोगों के बीच कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इमाम साहब के बेटे की हत्या का आरोप है, जो दंगा भड़काने का मास्टर रहा है, उस व्यक्ति को तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं हम लोग को आहत करने का काम किया है। तो जनता विचार करेगी, जनता मन बना लेगी। तो बाबुल सुप्रियो इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव वहीं से लड़े थे, अगल बगल के किसी सीट से, बहुत बुरा तरीका से हारे थे बीजेपी से। तो जनता चाहेगी तो जिताएगी, जनता चाहेगी तो हराएगी। इसका बहुत, देखिए, इससे ना कोई सरकार गिरने वाला है ना बनने वाला है, इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है ना, वो बहुत गंदी है। ममता बनर्जी का जब संघर्ष का दिन चल रहा था, तब यूथ कांग्रेस की वो अध्यक्ष थी और कांग्रेस के युवा नेताओं पर गोली चली थी। 21 जुलाई को बहुत सारे कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को लेकर उन्होंने राजनीति शुरू किया। शहीद हुए थे कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थी। और उसको वो 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाते मनाते वो उसको उत्सव के रूप में लेकर चली गई। जो लोग उन लोगों की हत्याओं के दोषी हैं, जिनके कहने पर गोली चली, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई, वो सारे लोग ममता बनर्जी की सरकार में रहे हैं। इनके सरकार में मंत्री रहे, इनके सरकार में एडवाइजर रहे, वो सारे आईपीएस अधिकारी, वो जो मुख्य सचिव थे। ममता बनर्जी को कोई मतलब, ममता बनर्जी को सत्ता से मतलब है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, आपसे इस विषय पे पहले भी बात हो चुकी है, जो जल जमाव का मसला रहा है अर्बन एरिया हावड़ा का। पहले चंद्रिमा भट्टाचार्य जी यहाँ की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, अभी हाल में ही फिराज हकीम जी को अपॉइंट कर दिया गया उसके लिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए चंद्रिमा भट्टाचार्य को भेज दिया गया। फिर से बरसात आने वाला, सर आपको क्या लगता है, कुछ निकासी का काम तो हुआ नहीं है, क्या लगता है कि फिर से वही हालात बनेंगे, या फिर फिराज हकीम जो अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो इस तरफ भी कुछ नजर अपनी डालेंगे, इसको सही करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जब हावड़ा नगर निगम का बात आता है तो दो शब्द मैं बार बार कहता हूँ। हावड़ा नगर निगम को मैं हावड़ा नरक निगम कहता हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो काम का तरीका है वो यही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर घी टका सिर खाजा। कुछ दिन पहले जब जल जमाव का विषय
था और आपने देखा है कि हावड़ा के लोग डूब गए थे, महीनों तक पानी लगा हुआ था। उत्तर हावड़ा के मैक्सिमम इलाके और हावड़ा के बहुत सारे इलाके जलमग्न रहे। उसके बाद यहाँ के विधायक ने बिना कुछ सोचे समझे का आंदोलन भी कर दिया, धरना पर बैठ गए, जबकि वो विधायक ही उसके जिम्मेवार हैं। वही MIC कंजर्वेंसी थे, 5 साल तक वो MIC कंजर्वेंसी थे। उनके कार्यकाल में ही ये कोलैप्स्ड अप ड्रेनेज सिस्टम हुआ और वो जब विधायक बन गए तो धरना पे जाकर बैठ गए। किसके खिलाफ धरना दे रहे भाई? मुख्यमंत्री जी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में आई हावड़ा और वहाँ पे उन्होंने क्या बताया, इसके लिए मैंने बड़ा प्लान बनाया है, उसके फर्स्ट फेज का काम हो चुका है। किसको बता रही हैं? माँ के सामने मौसी का बखान। हम लोग हावड़ा, हम लोग अंतरिक्ष में रहते हैं। आपने पहले फेज का काम कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। कहाँ किया? कागज में। हम लोग को तो नहीं दिखता, हम तो हावड़ा के निवासी हैं। हम तो हावड़ा जिला का राजनीति करते हैं, प्रदेश का राजनीति करते हैं। आप हमको थोड़ा विस्तृत बता दें मुख्यमंत्री जी कि वो फर्स्ट फेज जो ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए फर्स्ट फेज का उनका जो पैसा खर्च हुआ है, जो करोड़ों रुपया, वो कहाँ खर्च हुआ है? अभी पिछले महीने मेरे इलाके में एक छोटा सा पाइपलाइन डाला गया है और वो पाइपलाइन डाल के गंगा में गिरा दिया गया है। अरे ये सरकार संवेदनहीन है और इनके पास दूरदृष्टि का तो कोई बात ही नहीं है। इनके पास लोगों को भत्ता देना है, पैसा दे के चुप कराना है, क्लब को रुपया दे देना है, रुपया बांट देना है, सामान बांट देना है, फ्री का कार्ड दे देना है। इनको इससे मतलब है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हावड़ा शहर जो है बहुत पुराना शहर है। इस शहर का जो पीने का पानी और ड्रेनेज, माने पानी से रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर और वेस्टेज वाटर के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक डेवलप हुआ ही नहीं। अभी 3 दिन पहले हमारे पूरे इलाके में गंदा पानी आ रहा था। आप कल्पना कीजिए, आज़ादी के 75 साल बाद एक बड़े शहर, लंदन का पड़ोसी शहर की स्थिति यह है कि यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग पानी आता तो पहले हाथ में लेके नाक के पास ले जाते हैं, मुंह के पास ले जाने से पहले। आप हावड़ा के निवासी, आपको पता है पीने का पानी जो सरकार नहीं दे पा रहा है। इतना बड़ा बात शोभा देता है महाराज। आप देखिए, ड्रेनेज के लिए फेलियर है। आप, मैं जहाँ बैठा हूँ उसके आसपास में आपको ओपन ड्रेन दिखा दूँ, किसी शहर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओपन ड्रेन है, शहर का सारा कचरा उसमें चला जाता है। आप निकालते हैं, 2 दिन बाद वो घुस जाता है। सारा नाली खुला हुआ है, बरसात होता है, सारा कचरा बहकर नाले में चला जाता है, वो जाके अंदर जाम हो जाता है, ब्लॉकेज हो रहा है। आपने जल निकासी के लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। और हावड़ा नगर निगम सबसे फेलियर नगर निगमों में से है। कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट इसका खत्म है। आज भी लोग लोहा का खड़खड़ खटारा गाड़ी चलता है यहाँ कूड़ा उठाने के लिए। आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस वार्ड में, मेरी पत्नी यहाँ पार्षद रही है निवर्तमान में, उनका काम देखता था। मेरे वार्ड में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी तुलना में कई गुना ज़्यादा सुपरवाइजर हैं। कौन है सुपरवाइजर? सारे TMC के लोग हैं। नगर निगम नौकरी दे दिए 12,000 का, 8,000 का। जब चुनाव आता है तो नौकरी दे देता है। उनका कोई काम नहीं है। उससे बढ़िया तुम उतना पैसा में चाटो झाड़ू वाला मिल जाता, सफाई हो जाता। तो ये लोग इस व्यवस्था को लेके चिंतित ही नहीं है, सीरियस भी नहीं है। तो ये ऐसे भगवान भरोसे है। जब तक कोई, देखिए दुर्भाग्य मैं बता रहा हूँ, मैं चूंकि मेरा जन्म हावड़ा में हुआ है, आज तक हावड़ा का कोई भी सांसद, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज 45 वर्षों में 5 साल का शुरू का समय बिता दीजिए, 40 साल में कोई ऐसा सांसद हावड़ा का नहीं हुआ जो हावड़ा की इन मूलभूत समस्याओं को लेकर संसद में कभी बात उठाई हो। ये दुर्भाग्य हावड़ा का। आज तक इस इलाके का कोई विधायक ऐसा नहीं हुआ जो कभी सीरियसली इन विषयों को लेकर कभी सदन में बोला हो। सौभाग्य था, पिछली बार हमारे यहाँ के जो विधायक थे वो मंत्री भी थे, नौजवान थे, बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कुछ बोलेंगे। हमने आज तक उनको विधानसभा में बोलते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। खेलकूद के मंत्री थे, कुछ खेलकूद के लिए भी कर देते, वो भी देखने को नहीं मिला। TMC में जब मेरे लास्ट टाइम में मेरी जब उनसे बात हुई तो उनको, मुझे पता चला कि वो बताए कि पूरे कार्यकाल में सिर्फ 3 फाइल उनके पास साइन होने के लिए आया था। साइन होने के लिए आया था, उनका प्रस्ताव नहीं था। उनके जो मंत्री थे वो इनको मंत्री मानने को तैयार, जो केंद्रीय मंत्री उनके थे अरूप विश्वास, इनको मंत्री मानने को तैयार नहीं थे। तो ये पार्टी ऐसी है जिसको जो मिला है वो वहीं पे लूटने में लगा हुआ है। ऐसे में इन लोगों से डेवलपमेंट का, इन लोगों से समस्या के समाधान के बारे में आप बात करना, मुझे लगता है कि अपना समय बर्बाद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। आप सुन रहे थे बीजेपी वेस्ट बंगाल लीडर उमेश राय जी को, जो कि उनका अपना अंदाज है हर सवाल का जवाब देने का। काफ़ी बेबाका अंदाज में वो हमारे सारे सवालों का जवाब अपने अंदाज में रख रहे थे।
बीरभूम रामपुरहाटी से जुड़ी हुई बाकी ताज़ा खबरों के साथ फिर से द लोकल जर्नलिस्ट आपके साथ जुड़ेगी। फिलहाल के लिए नाजिश फराज को दे इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।